हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नवंबर माह के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को समय रहते आप अपने नजदीकी बुक डिपो में जाकर के परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि यह बुक जल्द ही मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। इस बुक का प्रिंटिंग अब हमने बंद कर दिया है। हमारे पास जितने भी स्टॉक थे इसे हमने सभी बुक डिपो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट अभी भी यही डाउट लेकर के बैठे हैं कि 9 फरवरी 2025 को जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमें किस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और बजट 2024-25 के ही आंकड़े पढ़ने हैं, क्योंकि जब तक नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा फरवरी 2025 या मार्च 2025 में बजट से पहले, तब तक आपके प्रीलिम्स के एग्जाम हो चुके रहेंगे। आपको 2023-24 और बजट 2024-25 के ही डाटा काम आएगा। तो समय रहते इसे नजदीकी बुक डिपो से जाकर के परचेस कर लीजिएगा। एक बार अगर यह बुक मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो दोबारा अवेलेबल नहीं होगा। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राजपत्र में यह जो है प्रकाशित हुआ 4 नवंबर 2024 को, जबकि जारी किया गया 11 नवंबर 2024 को। यहां पे दो अलग अलग डेट लिखे गए हैं। राजपत्र न्यूज में चर्चा में आया 18 नवंबर 2024 को, लेकिन राजपत्र के ऊपर डेट लिखा हुआ है 4 नवंबर 2024। जब कभी भी राजपत्र जारी किया जाता है तो उसे अलग अलग विभाग से उसे मंजूरी दिया जाता है। वन विभाग के द्वारा जो है वन विभाग के द्वारा दिया जाएगा, आपके सचिवालय से उसको मंजूरी प्रदान किया जाएगा। तो ये न्यूज में आया 18 नवंबर 2024 को, जबकि राजपत्र के ऊपर डेट मेंशन है 4 नवंबर 2024। ठीक, इसमें डेट से प्रश्न नहीं आएगा। बस याद रखना कि नवंबर 2024 को गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार किस जिले में है? ये एग्जाम में सालों साल बनेगा यह क्वेश्चन, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। जब कभी भी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसके क्षेत्र विस्तार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग बाद में डाउट लेकर के आते हैं कि सर इस जिले में इसका विस्तार है या नहीं, या आपका मनेन्द्रगढ़ में है कि नहीं, कि बलरामपुर में है कि नहीं, कि सूरजपुर में है कि नहीं। जो नोटिफिकेशन में जो इसका क्षेत्र विस्तार जारी किया गया है वही यहां लिखा हुआ है। किन किन जिले में इस टाइगर रिजर्व का विस्तार है। यह है आपका सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये है आपके जिले। ये है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, जशपुर जिला, और यह है आपका सरगुजा जिला। तो इस टाइगर रिजर्व का विस्तार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 4 जिले में इस आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार है। कुल 4 जिलों में, याद रखना। ठीक है, ये मत सोचना कि ये आपका मनेन्द्रगढ़ में है, कि कोरिया में है, कि आपका सूरजपुर में है। लास्ट बलरामपुर तक इसका विस्तार है। आगे बताऊंगा कारण क्या है। ठीक है, देखिए, अगर हम इसमें शामिल वन मंडल की बात करें तो जो 4 जिले हैं उसी पे आधारित वन मंडल, एक मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, दूसरा कोरिया वन मंडल, तीसरा है आपका सूरजपुर वन मंडल और चौथा है बलरामपुर वन मंडल। वन मंडल पूछेगा तो 4, टोटल 4 वन मंडल शामिल है। और कितने जिलों में विस्तार है, तो 4 जिलों में यह फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 2829.387 वर्ग किलोमीटर। 2829.387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को याद रखना, आगामी सभी भर्ती परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 2829, ऐसे याद रख लेना, 2829.387 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कोर एरिया है 2049.232 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया है आपका 780.155 वर्ग किलोमीटर।
अगर ये कोर एरिया और बफर एरिया दोनों को ऐड करेंगे तब कुल क्षेत्रफल निकलता है। कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है? कोर एरिया का मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है ना, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल और तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्रफल मिला करके ये क्या है, ये आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को मिला करके कहा जा रहा है कोर एरिया। अगर हम बात करें गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो आपका क्षेत्रफल है वो है 1441 वर्ग किलोमीटर, 1441 वर्ग किलोमीटर है। तमोर पिंगला सेंचुरी अभयारण्य का क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो 2049 वर्ग किलोमीटर आता है। तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला जो आपका अभयारण्य है दोनों को मिला करके कहा जा रहा है कोर एरिया। और एक है बफर जोन। बफर जोन का मतलब होता है अतिरिक्त एरिया। जो आपका टाइगर है, बाघ है, ये हमारे प्रदेश, ये हमारे भारत देश का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। इसके संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी। हमारे प्रदेश में भी आपके बाघों की संख्या में गिरावट देखने के लिए मिली। तो बाघ को उसके प्राकृतिक रहवास में रखते हुए, बाघ स्वतंत्र विचरण करने वाला प्राणी है, इसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी पिंजड़े में कैद करके इसकी आबादी नहीं बढ़ा सकते। ये स्वतंत्र विचरण करके जंगलों में रह करके स्वयं से शिकार करके अपना आबादी बढ़ा सकता है। तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोर पिंगला अभयारण्य है, दोनों का कोर एरिया तो इसमें शामिल है। इसके अलावा बाघों के स्वतंत्र विचरण के लिए, यानी कि जहां जहां बाघ जा सकता है उस क्षेत्र को पहले से ट्रेस करके अतिरिक्त बफर एरिया मिलाया गया है आसपास के वन मंडल का। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का क्षेत्रफल तो दिया ही गया है, साथ साथ इसके आसपास के जंगलों को भी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। वन मंडल ये बताया जा रहा है ना, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर वन मंडल के वन क्षेत्र, उसका अतिरिक्त जो एरिया है वो है बफर एरिया। तो कोर एरिया है 2049.232, एक्स्ट्रा एरिया बफर एरिया है 780.155 वर्ग किलोमीटर। दोनों को मिलाकर के कुल क्षेत्रफल आ रहा है आपका 2829.387 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहा हूं हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका नेशनल लेवल पर इसके रैंकिंग देखें, राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति की बात करें, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हमारे भारत देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया तब जो आपके नेशनल लेवल पर जो प्रेस होती है, PIB करके आता है, उसमें अलग से मेंशन किया गया था कि हमारे देश का 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो रैंकिंग को लेके डाउट मत रखना। पहले 2022 में भी आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही गई थी, जिसमें इसकी रैंकिंग बताई गई थी 53वां, लेकिन अब इसे अपडेट कर लेना, 53वां नहीं, ये हमारे प्रदेश का, हमारे भारत देश का 56वां 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस क्षेत्रफल के साथ हमारे भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आगे हम रैंकिंग देखेंगे। अगर राजकीय स्थिति की बात करें, छत्तीसगढ़ में ये हमारे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। हमारे प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व पहले से थे। एक अचानक मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर, दूसरा है आपका उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व धमतरी गरियाबंद वाला एरिया, तीसरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि है बीजापुर में। ये हमारे प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस क्षेत्रफल के साथ हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो जितना बता रहा हूं याद रखना, देश का 56वां टाइगर रिजर्व, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर इसके परिक्षेत्र की हम बात करें तो कोर एरिया मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जहां पर इनका सर्वाधिक आवागमन है, यानी कि जहां सर्वाधिक इनकी रहवास है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र, जिसमें जनकपुर, करमरजी, रामगढ़, रेहंड और सोनहत वाला क्षेत्र आता है। तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के परिक्षेत्र खोंड, पिंगला और तमोर ये आता है। बफर एरिया यानी कि आसपास का अतिरिक्त एरिया, मनेंद्रगढ़ वन मंडल परिक्षेत्र का बहरासी एवं जनकपुर, कोरिया वन मंडल का देवगढ़, कोटाडोल, सोनहत, सूरजपुर वन मंडल के अंतर्गत बिहारपुर, घुई और कुदुरगढ़ और बलरामपुर वन मंडल के अंतर्गत रघुनाथ नगर और वाड्रफ नगर। इससे उतना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। ये इसके ऊपर का जितना इफेक्ट बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक, अगर हम बात करें, देखिए टाइगर रिजर्व,
अचानकमार टाइगर रिजर्व जो कि मुंगेली बिलासपुर में आता है, उसका क्षेत्रफल है 557.55 वर्ग किलोमीटर। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व जो कि गरियाबंद धमतरी वाले क्षेत्र में आता है, इसका क्षेत्रफल है 1842.54 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि बीजापुर में आता है, इसका क्षेत्रफल है 2799.08 वर्ग किलोमीटर। अब इससे बड़ा बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829.38 वर्ग किलोमीटर के साथ, और ये हमारे प्रदेश का चौथा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ये जो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत देश का 56वां और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो यहां पे रैंकिंग देखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े टाइगर रिजर्व। सबसे पहले है नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल है 3296.31 वर्ग किलोमीटर। असम का मानस टाइगर रिजर्व 2837.1 वर्ग किलोमीटर, और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829.387 वर्ग किलोमीटर। तो ये टॉप 3 टाइगर रिजर्व के नाम को भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, घुड़मारास ग्राम। हाल ही में जो बस्तर जिले का घुड़मारास गांव है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा बस्तर जिले के घुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। घुड़मारास गांव संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 देशों के बेस्ट 20 गांव में शामिल है। हमारे भारत देश में से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला इन 60 देशों के टॉप 20 जो आपके विलेजेस है उसमें शामिल है। बहुत बड़ी बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। केवल मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आगामी कोई भर्ती परीक्षा होगा उसमें ये क्वेश्चन बनेगा। ये समझिएगा, दुनिया के 60 देशों के 20 जो आपके 60 देशों के बेस्ट 20 विलेजेस, बेस्ट जो आपके 20 गांव जो का चयन हुआ है, उसमें हमारे भारत के बस्तर जिले का घुड़मारास शामिल है। ठीक है, घुड़मारास को इसकी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। ठीक है, तो इस पर्यटन क्षेत्र को और विकसित करने के लिए, उन्नयन कार्यक्रम और विकसित करने के लिए ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ है ये प्रयास करेगा। ठीक है, बस्तर के घुड़मारास तथा अगर हम बात करें कुछ विशेष की, तो इसी साल बस्तर के घुड़मारास और चित्रकूट गांव को 27 नवंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस साल 2 बार न्यूज में आया, भारत सरकार ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया है घुड़मारास को चित्रकूट गांव के साथ, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भी ये चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां है घुड़मारास, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के घुड़मारास गांव, बस्तर जिले में घुड़मारास गांव स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गांव, यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के बीच बहती हुई कांगेर नदी इसे और मनमोहक बना देती है, यानी कि इस गांव के समीप से कांगेर नदी बह रही है। कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, याद रखना बस्तर जिले में है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इसके समीप से कांगेर नदी बहती है। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ शबरी और कांगेर नदी में काइकिंग और कैनोइंग जैसे खेलों का भी आयोजन होता है। ये जो आपकी एक प्रकार से नौका में, जो नदी में नौका चला रहे हैं, उसे कहा जा रहा है आपका काइकिंग और कैनोइंग। तो इंपॉर्टेंट है, घुड़मारास को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बस संगवारी ऐप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 29 नवंबर 2024 को बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया। ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित हुई 29 नवंबर 2024 को, जिसमें इस ऐप को लॉन्च किया गया। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप के माध्यम से अंतरराज्यीय बसों के परिवहन और बसों का रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे कि आप ट्रेन का टाइमिंग, आप बहुत से ऐसे मोबाइल ऐप है जो ट्रेन का रनिंग स्टेटस बताते हैं कि ये ट्रेन कितने बजे अपने मुख्य स्टेशन से छूटेगा,
ये ट्रेन कितना लेट चल रहा है, कितने अनुमानित समय पर यह पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुंचेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट में बनाया गया है बस संगवारी ऐप, जो कि प्रदेश में चलने वाले जो 5000 से ज्यादा, देखिए ध्यान देना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग रूट पर चलने वाले 5000 से अधिक बसों की टाइमिंग व रूट की जानकारी देगा। यानी किस किस बस स्टॉप से होकर के, किस किस शहर हो या किस किस गांव से होकर के बस गुजरने वाला है। बसों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है और बस संगवारी ऐप को जीपीएस के साथ जोड़ा जाएगा। तो बस संगवारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें 5000 से अधिक बसों की जानकारी, रूट, टाइमिंग, समय, डिले, ये सारा जानकारी उसमें अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024। अगर हम संस्करण की बात करें तो इस साल 24वां राज्योत्सव आयोजित किया गया। राज्योत्सव 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। राज्योत्सव वैसे तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, 1 नवंबर 2024 को मनाया जाना था इस साल का राज्योत्सव, लेकिन इस टाइम थी आपकी दीपावली, इसीलिए इसके डेट को आगे बढ़ाया गया 4 तारीख। 4 से 6 नवंबर 2024 के मध्य राज्योत्सव आयोजन हुआ। ये हमारे प्रदेश का 24वां राज्योत्सव था। राज्योत्सव मैदान नवा रायपुर अटल नगर में इसका आयोजन हुआ। इस साल राज्योत्सव का थीम क्या था? अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, इस साल के राज्योत्सव का थीम था अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। ये जो आपका राज्योत्सव हुआ, इसकी अध्यक्षता की गई, यानी कि उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और अति विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर रमन सिंह। इसमें मुख्य अतिथि का नाम याद रखना कि राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और समापन समारोह में, यानी कि 6 नवंबर को जब इसका समापन समारोह हुआ, तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ को जो भारत के उपराष्ट्रपति है, उन्हें समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। विशेष राज्योत्सव समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हम देखेंगे राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक 6 नवंबर को आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की गई थी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। समापन समारोह की अध्यक्षता की गई थी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डिक्का के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनके नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, चित्रोत्पला फिल्म सिटी। ये जो चित्रोत्पला फिल्म सिटी है, ये प्रस्तावित है रायपुर के माना में। रायपुर के माना में चित्रोत्पला फिल्म सिटी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ की जो फिल्म सिटी है, इसका नामकरण चित्रोत्पला के नाम पे रखा गया है। स्कंद पुराण में महानदी का जो प्राचीन नाम है, वो चित्रोत्पला के नाम से उल्लेखित है। चित्रोत्पला हमारे प्रदेश की एक प्रमुख नदी, महानदी, जिसका स्कंद पुराण में नाम उल्लेखित है चित्रोत्पला के नाम से, और उसी के नाम पर हमारे प्रदेश के जो आपका फिल्म सिटी बनाया जाएगा, उसका नामकरण किया गया है। पूरे भारत भर में टोटल 40 स्थानों का चयन किया गया है, जिसे फंड करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस फिल्म सिटी के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार 147.66 करोड़ रुपए व्यय करेगा। ठीक है, पूरे भारत भर में 40 स्थानों का चयन हुआ है, उसमें हमारा एक ये चित्रोत्पला फिल्म सिटी, जो कि रायपुर के माना में प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लगभग 54 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा। मुंबई, नोएडा, हैदराबाद फिल्म सिटी के तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी के अंतर्गत फिल्म सिटी विकसित होगा, कन्वेंशन सेंटर विकसित होगा, वेलनेस रिसोर्ट और नेचर सिटी भी बनाया जाएगा। फिल्म सिटी कैंपस के अंतर्गत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वाटरफॉल, स्नोफॉल जैसे 50 से ज्यादा लोकेशन होंगे। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, पिक्चरों में क्या है, कभी भी कोई जो फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस है, ये एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट में फिल्म की शूटिंग होती है, रेलवे स्टेशन में फिल्म की शूटिंग होती है, तो ये कोई रियल लोकेशन नहीं होता। फिल्म सिटी में एयरपोर्ट, नकली एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, नकली रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, नकली वाटरफॉल बनाए जाते हैं। ठीक, तो वो सारा लोकेशन एक फिल्म सिटी के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सम्मान निधि।
16 नवंबर 2024 को जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्मान निधि की घोषणा की गई। अब यह है क्या? जनजाति परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्मान निधि की घोषणा की गई है, जिसमें जनजाति समुदाय के बैगा गुनिया सिरहा को सालाना 5,000 रुपए प्रदान किया जाएगा जनजाति परंपराओं के संरक्षण के लिए। बैगा गुनिया सिरहा ये सभी के सभी क्या है? ये एक प्रकार से पुरोहित, पूजा पाठ का कार्य करने वाले हैं जनजातियों में। तो इन्हें सालाना 5,000 रुपए प्रदेश सरकार प्रदान करेगी मुख्यमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत। देखिए, इस आपके जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर कुछ पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एक एटलस और कैलेंडर का विमोचन किया गया। साथ ही साथ शौर्यांजलि और हलबा जनजाति की वाचिक परंपराएं विषय पर प्रकाशित पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। राज्य सरकार जनजाति गांवों में धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों के लिए अखड़ा निर्माण विकास योजना भी शुरू करेगी। अभी घोषणा हुआ है, ठीक है, आने वाले समय पर अखड़ा निर्माण विकास योजना भी शुरू करेगी। तो मुख्यमंत्री सम्मान निधि जो कि बैगा गुनिया सिरहा के आर्थिक सहायता से संबंधित है, ताकि जनजाति परंपराओं का संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धान खरीदी 2024-25। काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी येलो कलर में लिखे गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है इससे। हमारे प्रदेश में धान की खरीदी 14 नवंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। सबसे पहले तो डेट से ही क्वेश्चन आता है कि धान खरीदी कब से कब तक हो रही है? 14 नवंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक। अभी तक तो डेट यही है। हो सकता है कि जनवरी में इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, इसकी जो समयावधि है उसे बढ़ाया भी जा सकता है। कई बार क्या होता है, धान खरीदी जो जितने आपके पंजीकृत किसान है, रजिस्टर्ड जो आपके किसान है, वो अपने धान बेच नहीं पाते हैं, तो जो आपकी जो अंतिम तिथि है ना, इस डेट को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल जो डेट है वो है 14 नवंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक। इस धान खरीदी की शुरुआत हुई बालोद जिले के भाटा गांव बी से। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना, नया फैक्ट है। इस साल जो धान खरीदी की शुरुआत हुई है बालोद जिले के भाटा गांव बी से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इस धान खरीदी की शुरुआत की गई। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जाएगी। 21 कुंटल प्रति एकड़ यानी कि 1 एकड़ से अधिकतम 21 कुंटल। ऐसा नहीं है कि एक किसान से 21 कुंटल खरीदेगी प्रदेश सरकार। 21 कुंटल प्रति एकड़ का मतलब है, अगर किसी एक किसान ने अपना पंजीकृत कराया और मेंशन किया कि उसके पास लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि है, तो 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से 10 कुंटल, ठीक है, उस मान से खरीदी की जाएगी। 21 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 210 कुंटल उस किसान से खरीदा जाएगा। यानी कि उसने कितनी अपनी भूमि दर्शाई है। तो 1 एकड़ से अधिकतम 21 कुंटल। किस दर से? हमारे प्रदेश में 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से जो है आपकी धान खरीदी की जाती है। अगर बात करें धान खरीदी के लिए कुल कितने उपार्जन केंद्र या धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं इस साल, यानी कि धान खरीदी 2024-25 में। और 20 आपके 2058 सहकारी समितियां भी गठित की गई है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2300 रुपए प्रति कुंटल। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2320 रुपए प्रति कुंटल, जबकि प्रदेश सरकार 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। पिछले साल यानी कि 2023-24 में धान खरीदी हुआ था आपका 144.92 लाख मीट्रिक टन। 24.75 लाख किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। छत्तीसगढ़ किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला देश का एक लौता राज्य है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार किसानों को 3100 रुपए प्रति कुंटल धान के मूल्य के मान से अंतर राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि प्रदान करती है। यानी 2300 रुपए प्रति कुंटल की मान से धान खरीदी करेगी, और जो 3100 रुपए और 2300 के मध्य की जो अतिरिक्त राशि है, ठीक है, 3100 और 2300 कितना अतिरिक्त राशि हो रहा है? टोटल आपका 800 हो रहा है ना, 7 और 1 8, 800 रुपए। ये अतिरिक्त राशि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है। पिछले साल ही सरकार ने शुरू किया था। इस साल की अगर हम बात करें तो पंजीकृत किसानों की संख्या है 27,01,109 नए ये पंजीकृत किसान है।
इस साल 1,35,891 नए किसान जुड़े हुए हैं। पंजीकृत धान का रकबा है आपका 34,51,729 हेक्टेयर। नवीन रकबा है 1,36,263 हेक्टेयर। अनुमानित धान उपार्जन है इस साल 160 लाख मेट्रिक टन। ठीक, ये सारे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मां अंगार मोती मेला धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय के समीप दीपावली के बाद आने वाले प्रथम शुक्रवार को मां अंगार मोती माता का मेला भरता है। ठीक है, धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय के समीप इस माता का अंगार मोती माता का मंदिर स्थित है। वहीं पर आपका प्रतिवर्ष दीपावली के बाद जो भी पहला शुक्रवार आता है उस दिन यह मेला आयोजित होता है। माता जो अंगार मोती है ये अंगारा ऋषि की पुत्री और विंध्यवासिनी माता की बहन है। विंध्यवासिनी यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में वास है विंध्यवासिनी माता का, उनकी बहन और अंगारा ऋषि की पुत्री मानी जाती है मां अंगार मोती। गंगरेल क्षेत्र के 52 गांव की अधिष्ठात्री देवी है मां अंगार मोती। मां अंगार मोती का जो मूल मंदिर है वो धमतरी के ही चवर गांव में स्थित है, जो कि जलाशय निर्माण के समय डूब गया। जब आपका गंगरेल जलाशय बनाया गया तब उसके डुबान क्षेत्र में वो जा चुका है। इस मेले में आस्था है कि जो संतानहीन सुहागिने संतान की कामना के लिए लेटकर मन्नत मांगती है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर महिलाएं लेटी हुई है जो कि संतानहीन है, इनके यहां संतान नहीं है, तो संतान की कामना के लिए यह जमीन पर लेट जाती है औंधे मुंह, और एक बैगा इनके ऊपर चलते हुए जाता है। मान्यता है कि इस मेले के दौरान जब वो बैगा उस बैगा के ऊपर मां अंगार मोती सवार होती है और वह इन महिलाओं के ऊपर से होते हुए चलता है, तो ये जो महिलाएं लेटी हुई है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसी एक मान्यता है। यहां पर बैगा पर मां अंगार मोती स्वयं सवार होती है और बैगा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, तभी सभी महिलाएं रास्ते में औंधे मुंह लेट जाती है और बैगा इन महिलाओं के ऊपर से होते हुए मंदिर तक जाता है। ठीक है, मां अंगार मोती माता का मेला एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 राज्य अलंकरण पुरस्कार। अब इसमें जो फैक्ट बताऊंगा उस फैक्ट को याद रखना। इस साल राज्य अलंकरण पुरस्कार 36 विधाओं में, ठीक है, यानी कि टोटल 36 पुरस्कार 36 विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 37 विभूतियों एवं 4 संस्थानों को यह सम्मान प्रदान किया गया। पहला तो यही इंपॉर्टेंट है। कुल कितने विधाओं में पुरस्कार प्रदान किया गया? 36 विधाओं में। कुल कितने विभूतियों को प्रदान किया गया? 37 विभूतियों को, और 4 संस्थानों को यह प्रदान किया गया है। फटाफट एक बार आपको मैं यहाँ पे बताता हूं कौन कौन सा पुरस्कार है, फिर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताऊंगा। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, जो कि आदिवासी व पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए आदिम जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस साल यह पुरस्कार श्री बुटलू राम माथुरा को प्रदान किया गया। पंडित लखनलाल मिश्र पुरस्कार, जो कि अपराध अनुसंधान के लिए पुलिस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, श्री राम नरेश यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यति यतनलाल सम्मान, जो कि अहिंसा और गौ रक्षा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। मनोहर गौशाला खैरागढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गुंडादुर सम्मान, जो कि खेल क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। सुश्री छोटी मेहरा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मिनी माता सम्मान, जो कि महिला उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, यह 27वीं महिला जागृति समिति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है गुरु घासीदास सम्मान, जो कि सामाजिक चेतना व दलित उत्थान के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार श्री राजेंद्र रंगीला या राजेंद्र गिल्हरे तेलीबांधा रायपुर को प्रदान किया गया। देखिए यहां ना केवल मैं बोल करके बता रहा हूं, बाकी याद आपको ही करना है। एक एक बार बता रहा हूं, ध्यान रखना बस। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, जो कि सहकारिता क्षेत्र में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, श्री शशिकांत द्विवेदी के द्वारा द्विवेदी को प्रदान किया गया। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि खेल तीरंदाजी में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा यह पुरस्कार श्री विकास कुमार को प्रदान किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, जो कि सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण को प्रदान किया गया, वनवासी कल्याण आश्रम को प्रदान किया गया।
पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो कि साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि डॉक्टर सत्यभामा आडिल्य को यह पुरस्कार प्रदान हुआ। चक्रधर सम्मान जो कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग प्रदान करती है, यह पुरस्कार पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ शेवलीकर भिलाई को यह पुरस्कार प्रदान हुआ। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी सांस्कृतिक विभाग के द्वारा लोक कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार श्री पंडी राम मंडावी जी को प्रदान किया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक सम्मान, कृषक रत्न सम्मान जो कि कृषि के क्षेत्र में कृषि विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, यह पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया, श्री शिव कुमार चंद्रवंशी और दूसरे थे श्री खेमराज पटेल। महाराजा अग्रसेन सम्मान जो कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग प्रदान करता है, यह पुरस्कार श्री सियाराम अग्रवाल को प्रदान किया गया। दानवीर भामाशाह पुरस्कार जो कि दानशीलता के क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग प्रदान करता है, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल को प्रदान किया गया। बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास मछली पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग प्रदान करता है, यह पुरस्कार श्री विनोद दास को प्रदान किया गया। डॉक्टर भंवर सिंह पोत्रे पुरस्कार आदिवासियों की सेवा और उत्थान के क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा यह पुरस्कार संस्था छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को प्रदान किया गया। धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग प्रदान करता है, डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव श्रम विभाग के क्षेत्र में श्रम विभाग के द्वारा ये जो है श्री सुरेंद्र कुमार राठौर और श्री शोभा सिंह को यह पुरस्कार, शोभा सिंह और श्री ललित कुमार नायक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार यह ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा श्री पन्नालाल देवांगन और श्री बहोरी लाल देवांगन को प्रदान किया गया। राजराजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा पुरस्कार जो कि बुनकर और हथकरघा के क्षेत्र में ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, श्री सत्यनारायण देवांगन और श्री अरुण मेहर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा श्री भगत गुलेरी को प्रदान किया गया। देवदास बंजारे स्मृति पंथी पुरस्कार जो कि पंथी नृत्य के लिए सांस्कृतिक विभाग के द्वारा श्री साधे लाल रात्रे को प्रदान किया गया। किशोर कुमार साहू पुरस्कार जो कि हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा और निर्माण के लिए सांस्कृतिक विभाग के द्वारा श्री प्रकाश अवस्थी को प्रदान किया गया। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण एक राज्य स्तर पर है, एक राष्ट्रीय स्तर पर है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशक यानी कि डायरेक्शन के लिए सांस्कृतिक विभाग के द्वारा आपका सतीश जैन रायपुर भाटागांव को प्रदान किया गया। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान जो कि विधि क्षेत्र में यानी कि न्याय के क्षेत्र में प्रदान किया गया, श्री सुरेंद्र तिवारी और श्री प्रकाश चंद्र पंत को। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो कि साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में पीसी लाल यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में, यहाँ पे ध्यान रखना चंदूलाल चंद्राकर के नाम से एक प्रिंट मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया हिंदी जो कि श्री भोलाराम सिन्हा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी श्री मोहन तिवारी को मिला। उसके बाद मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो कि प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में श्री मुकेश एस सिंह को मिला। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार जो कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिया जाता है, श्री अतुल जैन नई दिल्ली को प्रदान किया गया। ठीक है, नई दिल्ली के है। उसके बाद छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर अप्रवासी यानी कि एनआरआई अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण साहित्य मानव संसाधन निकाय आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा यह पुरस्कार न्यूयॉर्क के श्री आनंद कुमार पांडे किस्सेना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए यह श्रीमती निर्मला ठाकुर बेलचंदन को पुरस्कार प्रदान किया गया। खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के लिए, ये देखिए एक है लोकगीत गायन, लोक संगीत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दुष्यंत कुमार हरमुख को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी स्मृति पुरस्कार जो कि महिलाओं में वीरता शौर्य साहस व आत्मबल के लिए यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रीमती अदिति कश्यप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। माता बहादुर कलारिन सम्मान महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को प्रदान किया गया। ये 36 विधाओं में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। अब आप ये तो मैंने आपको नाम बता दिया, नाम तो वैसे आप पढ़ सकते थे, याद क्या क्या रखना है वो थोड़ा सा बता रहा हूं, जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। एक आपको याद रखना है शहीद वीर नारायण सिंह, दूसरा याद रखना है गुंडाधुर मिनी माता, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में गुरु घासीदास सम्मान
ठाकुर प्यारेलाल सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, चक्रधर सम्मान को तो याद ही रखना है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी और खूबचंद बघेल सम्मान। जो हमारे प्रदेश के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पे जो सम्मान है उसको याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र के सम्मान को याद रखना है। इसमें से आप बिलासाबाई केवटिन को याद रख लीजिएगा, धर्मंतरी को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें से देवदास बंजारे सम्मान, दोनों को याद रखना है। और फिर किशोर साहू सम्मान, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, बैरिस्टर छेदीलाल लाला जगदलपुरी, इसको याद रखना। चंदूलाल चंद्राकर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको इसमें से याद रखना है ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत और खुमान साव सम्मान, इसको याद रखना है। कई बार क्या होता है, एक तरफ सम्मानों के नाम दे देगा, दूसरी तरफ व्यक्ति जिन्हें सम्मान प्रदान किया गया सुमेलित कीजिए करके आएगा। कई बार पूछा जाएगा, एक तरफ जो है आपके सम्मान के नाम दे देगा और किस विभाग के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है तो विभागों के नाम दे देगा और सुमेलित कीजिए करके आएगा, तो देख करके लगाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति ध्वज सम्मान 2024 या राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज यह प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ पुलिस को। यह किसी राज्य की पुलिस को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है, किसी भी राज्य की पुलिस को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति ध्वज सम्मान। ठीक, छत्तीसगढ़ देश का 12वां राज्य है जिसे यह सम्मान मिला है। यह सम्मान मिलने का क्राइटेरिया क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हमारे छत्तीसगढ़ को भी लगभग 25 साल पूरे होने वाले हैं, तो 25 साल की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रपति ध्वज सम्मान प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, अजय मंडल, हाल ही में ऑलराउंडर क्रिकेटर अजय मंडल चर्चा में रहे, जो कि राजनांदगांव जिले के निवासी है। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में इन्हें खरीदा है। अगर हम बात करें पिछले साल जो शशांक सिंह थे, काफी चर्चा में थे, काफी हाईलाइट में थे, पंजाब किंग्स ने इन्हें गलती से ऑक्शन में खरीद लिया था। बाद में ये काफी उभरते हुए क्रिकेटर के रूप में सामने आए, पंजाब किंग्स के लिए काफी इन्होंने रन बनाया। पिछले साल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले शशांक सिंह को पंजाब किंग्स ने 5.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। ठीक है, विशेष, इससे पहले प्रदेश में शुभम अग्रवाल, शशांक सिंह, हरप्रीत सिंह भाटिया आईपीएल में खेल चुके हैं। अजय मंडल 2 साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के लिए गए थे, लेकिन उस समय उनको खेलने मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला था। अजय मंडल का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निशा यादव। निशा यादव कौन है? हमारे प्रदेश की महिला पर्वतारोही है, जो कि बिलासपुर जिले की निवासी है। चर्चा, जुलाई 2024 में माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर या 18,510 फीट इसकी ऊंचाई है, फीट में 18,510 फीट, मीटर में 5,642 मीटर, इस पर पर्वतारोहण करके उन्होंने तिरंगा फहराया था। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने उत्तराखंड में नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक 8,522 फीट, उत्तराखंड के केदारकंठ की 12,500 फीट ऊंची के केदारकंठ जिसकी ऊंचाई 12,500 फीट, अरुणाचल प्रदेश के गोरी चेन ग्लेशियर 22,500 फीट और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे पर्वत गौरालाटा 2,952 फीट पर भी इन्होंने फतह हासिल किया। हाल ही में फिर से चर्चा में रही क्योंकि निशा यादव जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो पर फतह करना चाह रही थी और वहां पर तिरंगा लहराना चाह रही थी। और निशा का यह सपना है कि वह 19,341 फीट ऊंचे इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर भारत देश का झंडा फहराना। लेकिन जो इनकी इस पर्वत पे चढ़ने की जो फीस होती है 3,45,000, ये इनके लिए बाधा बन रही थी। जब ये न्यूज़ हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के पास पहुंचा तो उन्होंने इनकी जो फीस है 3,45,000 रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया, यानी कि जल्द ही यह अपने अगले मिशन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो के लिए जाएगी। आर्थिक कारण से वह बाधित थी, लेकिन अब वह जो उनकी फीस थी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान कर दी गई है, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट, जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन हुआ 15-16 नवंबर 2024 को। आयोजन स्थल था साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, जिसमें देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी
नर्तक दल इसमें शामिल हुए। इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे जनजाति समूह, यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, उस राज्य के जनजाति समूह उनके द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया उसे एक बार रीड कर लेना। हो सकता है भूले भटके क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। जैसे कि ब्रू रियांग जनजाति त्रिपुरा ने होजागिरी नृत्य किया, गारो समुदाय मेघालय ने गारो नृत्य किया, मिजो चर्मा जनजाति मिजोरम ने मिजो नृत्य किया, हाटी जनजाति उत्तराखंड, इससे यह भी पता चलेगा कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। हाटी जनजाति उत्तराखंड ने हारुल नृत्य किया, लिंबू जनजाति सिक्किम ने चाकोस तांगनाम नृत्य किया, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश ने सैला रीना नृत्य किया, गुर्जर समुदाय जम्मू कश्मीर ने गोजरी लोक नृत्य किया, माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ ने गौर माड़िया नृत्य किया। वैसे ही हिमाचल प्रदेश ने जो है आपका कायांग नृत्य की प्रस्तुति दी, गुजरात ने जो है सिंधी गोमा नृत्य की प्रस्तुति दी, अरुणाचल प्रदेश ने गेह पदम ए नान्यई की प्रस्तुति दी, उत्तराखंड में बाती नृत्य, तेलंगाना ने मथुरी नृत्य, उत्तर प्रदेश ने कर्मा नृत्य, कर्नाटक ने सुगाली नृत्य, आंध्र प्रदेश ने ढिमसा नृत्य, दमन दीव ने आपका तरपा नृत्य और राजस्थान ने तकरी नृत्य की प्रस्तुति दी। ये इन राज्यों के परंपरागत लोक नृत्य है, एक नजर में इसे थोड़ा सा रीड कर लेना। नेक्स्ट देखिए, मोहारा मेला। मोहारा मेला का आयोजन 14 से 16 नवंबर के बीच कार्तिक पूर्णिमा के समय इस मोहारा मेले का आयोजन हुआ। मोहारा मेला जो कि राजनांदगांव जिले में इस मेले का आयोजन होता है, एक स्थान है मोहारा, शिवनाथ नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। ये मोहारा मेला राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा मेला है। राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है मोहारा मेला। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भरता है। ठीक, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, भितघरा आश्रम। भितघरा आश्रम जिसकी स्थापना 1992-93 में जशपुर क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए प्रयास करना है। ठीक है, इसका संचालन पद्मश्री जागेश्वर यादव के द्वारा किया जाता है, जिन्हें बिरहोर के भाई की संज्ञा भी दी जाती है। आबादी क्षेत्र से दूर रहने वाले बिरहोर जनजाति के लोग पहले बंदरों को मारकर खा लेते थे। इस जनजाति के लोग अंधविश्वास के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा से दूर रहते थे, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ रह करके जागेश्वर यादव ने अंधविश्वास को दूर किया और आश्रम स्कूलों में पढ़ रहे इनके बच्चों को देखरेख दूसरे लोगों में उसी भी विकास शिक्षा से नजदीकी बनाई। यानी कि इस आश्रम में वो मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। भितघरा आश्रम जो कि जिसका संचालन जागेश्वर यादव जी के द्वारा किया जाता है। अभी 2024 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया समाज कल्याण के क्षेत्र में। यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का हमारे जो है उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। तो उस समय ये आर्टिकल आया था कि हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ी भाषा पर आधारित कौन कौन सी पुस्तकें किस किस वर्ष लिखी गई और उसके रचनाकार कौन है। जैसे कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ी व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया। एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी जिसे डायलेक्ट G.A. गियर्सन के द्वारा 1990 में लिखा गया, वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्टेड ऑफ हिंदी लोचन प्रसाद पांडे ने वर्ष 1921 में लिखा। लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन छत्तीसगढ़ी वर्ड्स एंड डिक्शनरी E.W. मिंजल ने वर्ष 1939 में लिखा। छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री गोंड बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भालचंद्र राव तेलंग ने 1966 में लिखा। छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश कांति कुमार ने 1969 में लिखा। छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन शंकर शेष ने 1973 में लिखा। छत्तीसगढ़ लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन मन्नूलाल यदू ने 1979 में लिखा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश रमेश चंद्र मेहरोत्रा प्रेम नारायण दुबे ने 1982 में लिखा। तो ये पहले के कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम याद रखना, रचनाकार का नाम याद रखना, किस वर्ष यह पुस्तक लिखी गई, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राउत नाचा महोत्सव, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस साल यानी कि वर्ष 2024 का 47वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन हुआ। संस्करण से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस साल 47वां राउत नाचा महोत्सव आयोजित हुआ। राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत बिलासपुर में वर्ष 1978 से हुई थी। ठीक है, बिलासपुर में आपका 23-24 नवंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री मैदान में इसका आयोजन होता है। ये जो आपका राउत नाचा महोत्सव है जो है ये शौर्य, गौरव और समृद्धि
सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। विशेष, प्रतिवर्ष प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में होता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहां होता है? बिलासपुर में होता है। कब से इसका आयोजन शुरू हुआ? वर्ष 1978 से शुरू हुआ। इस साल इसका 47वां संस्करण आयोजित हुआ। इस राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर रहा बसिया दल, कन्हैया यादव की टीम थी। द्वितीय स्थान पर रहा परसदा दल और डोगोरिया दल, और तृतीय स्थान पर रहा सिरगिट्टी, तरबहरा दल, भरनी दल और लटुआ दल। ये सभी की सभी राउत नाचा प्रस्तुति करने वाले दलों के नाम है। प्रथम पुरस्कार 15,001 रुपए, द्वितीय 11,001 रुपए और तृतीय 9,001 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। दल से केवल प्रथम स्थान पे कौन रहा, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेलेन केयर अवार्ड। हेलेन केयर अवार्ड 2024, ये दिव्यांग चित्रकार, धमतरी के रहने वाले दिव्यांग चित्रकार बसंत साहू को यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला? दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर दिलाने के लिए किए गए अद्वितीय कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेलन केलर अवार्ड जो है, यह पुरस्कार विकलांगता सहित या विकलांगता रहित ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसने अपने कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव डाला हो तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए समान रोजगार अवसर को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया हो, उन्हें यह पुरस्कार मिलता है। हमारे प्रदेश के दिव्यांग चित्रकार बसंत साहू को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 34वीं राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता 2024, इसका आयोजन 14 से 18 नवंबर 2024 के मध्य बिलासपुर के बहतराई के BR यादव इंडोर खेल स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसमें 18 राज्यों के 600 खिलाड़ी शामिल हुए मलखंभ प्रतियोगिता में। इसमें प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर रहा छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पर रहा आपका तमिलनाडु। इस प्रतियोगिता के समापन में भारत विरुद्ध अमेरिका, नेपाल के बीच मलखंभ मुकाबला हुआ। 34वीं राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में एमपी टीम ने चैंपियनशिप जीता, जबकि व्यक्तिगत ऑलराउंडर में छत्तीसगढ़ की दुर्गेश्वरी 5वें स्थान पर रही। इसे भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, जैसे छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। उपाध्यक्ष है श्री राम विचार नेताम जी, जो कि ST/SC OBC विभाग के आपके विभागीय मंत्री है। तो अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष श्री रामविचार नेताम जी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्री न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी। चिप्स के फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं श्री कुमार विश्वरंजन। देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल, ये कौन सी है? ये है आपके बिलासपुर सेंट्रल जेल। मुनगा जलप्रपात, ये कहां पर स्थित है? दंतेवाड़ा के चिकपाल ग्राम में स्थित है मुनगा जलप्रपात। देश का सबसे ज्यादा रकबे में जैविक खेती करने वाला जिला बना है दंतेवाड़ा, जिसने 65,279 वर्ग हेक्टेयर में इसने इतने रकबे में इसने जैविक खेती की है। तो देश में सबसे ज्यादा रकबे में जैविक खेती करने वाला जिला बना है आपका दंतेवाड़ा। नागिन झरना मौजूद है कोरबा जिले के पाली में। टेक्सटाइल पार्क, हमारे प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है मुक्ताराज जांजगीर चांपा में, और फार्मास्यूटिकल पार्क यानी कि मेडिसिन से संबंधित फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है आपका नवा रायपुर में, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क मुक्ताराज जांजगीर चांपा, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों से संबंधित, और फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन से संबंधित पार्क मौजूद है नवा रायपुर में। मां चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 आयोजित हुआ 12 नवंबर 2024 को। आयोजन स्थल था शक्ति जिले के चंद्रपुर का दरहा घाट। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना लोकेशन को। बिरसा मुंडा माटी के वीर पद यात्रा 13 नवंबर 2024 को जशपुर में इसका आयोजन हुआ। और मेदरी घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, ये आपका प्रस्तावित है बस्तर में। तो ये था आपका नवंबर 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे नए फैक्ट थे इसमें। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
अब तक जिसने आर्थिक सर्वेक्षण नहीं लिया है, समय रहते ले लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही यह बुक मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए।